नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इस वाले सेशन में हम आर ओ का जो मेंस का पेपर है प्रीवियस ईयर, उसका यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेंस में कुल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सेशन ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया। तो एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था, ये वाला इसमें दूसरा पार्ट है। ये सेशन इतने लंबे इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं पिक्चर के साथ में, मैप के साथ में, इन्फोग्राफिक के साथ में, इसलिए यहाँ पर ये सेशन इतने लंबे खींच रहे हैं। और इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि इसके बाद में आर ओ के एग्ज़ाम हो या फिर इससे मिलते जुलते कई और एग्ज़ाम हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी अगर ये आप अच्छे से करते हो। तो ये पेपर आपका कंडक्ट कराया गया था 24 अप्रैल 2022 को, और ये 2021 का जो आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उसका ये मेंस का पेपर है और ये जीएस का पेपर है, और हिंदी जो है इसके बाद में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष अंतर्गत संरक्षित है। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई फसल है, कौन सी फसल है, तो जो क्या है कि मूल्य नियंत्रण हेतु, मूल्य नियंत्रण के लिए भारत सरकार के एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया गया, उसके अंतर्गत संरक्षित है। तो कौन है? तो गेहूं, चावल ये नहीं है, और आलू जो है वो इस जो कोष बनाया गया है, कौन सा? प्राइस स्टेबलाइज फंड यानी कि PSF, तो वो इसके अंतर्गत शामिल है आलू। इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। तो ये जो योजना बनाई गई, तो ये मूल्य स्थिरीकरण कोष, ये जो फंड बनाया गया, तो ये कब बनाया गया था, इसकी घोषणा कब की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा घोषणा या फिर मंजूरी? तो वो 2014-15 का जो वित्त वर्ष था उसमें की गई थी। अब इसमें क्या था, इनका कार्य क्या है कि तो राज्य सरकारें जो स्टेट हो गया या फिर यूटीज हो गई, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गई, तो यहाँ की एजेंसियों को क्या करना था, इसके द्वारा मुफ्त में जो ऋण होता है ना, तो ऋण बिना ऋण का माफ करना, बिना जो है ब्याज का ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो जो प्राइस होगा वो स्टेबलाइज हो सकेगा। किन फसलों का, जिन फसलों का दाम क्या होता है ना, जो उत्पाद होते हैं कृषि उत्पाद, उनके तुरंत दाम घट जाते हैं, तुरंत दाम क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी ना हो जिससे कि कंज्यूमर और किसान दोनों को क्या हो, सुविधा रहे, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी 2014-15 में। अब ये क्या हुआ, प्याज और आलू जैसी जो फसलें होती हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया था, और दालों को भी इस सूची में बाद में जोड़ा गया, क्योंकि 2016 वाला में क्या हुआ था कि दालों के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए थे, और इनकी क्या हुआ था, जो व्यापारी लोग थे उन लोगों ने इसकी स्टॉकिंग कर ली थी सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इसको लाया गया। अब 1 अप्रैल 2016 को ये जो PSF योजना थी, यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो था, तो इसको क्या किया गया कि कृषि और किसान कल्याण जो मंत्रालय है, तो इसको ट्रांसफर कर दिया गया किसको, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसको स्थानांतरित कर दी गई ये योजना। अब देखते हैं इसके बारे में, तो ये क्या है, अब देख लेते हैं इससे मिलता जुलता क्या है। तो ऑपरेशन ग्रीन, हो सकता है इसको लेकर के कंफ्यूजन हो, क्योंकि वहां पर भी कुछ फसलों की बात कही गई है। तो इसकी जो घोषणा की जाती है वो 2018-19 के बजट भाषण में की जाती है। इसमें क्या हुआ था कि किसान उत्पादक जो संगठन है FPO, यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो पैदा करते हैं चीज़ें, तो इनकी पेरिसेबल चीज़ें होती हैं, यानी कि बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे टमाटर, आलू, प्याज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, यानी कि टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। तो टॉप, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो इस योजना को लागू करने के लिए, ये सब चीज़ें लागू करने के लिए इस योजना ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई। ये किसके तर्ज पर शुरू की गई थी? तो ये ऑपरेशन जो फ्लड था, यानी कि दुग्ध क्रांति के लिए जो लॉन्च किया गया था, उसकी तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया। तो ये तो हो गया टॉप वाला। अब देख लेते हैं ऑपरेशन ग्रीन, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कभी आरओ में पूछा जाए, तो उसमें यह है कि ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2001 में की गई। अब उत्तर प्रदेश में ये क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि वन आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य यही था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऑपरेशन ग्रीन फिर से एक बार दोबारा वर्ष 2007-8 में शुरू किया गया, और इसको लॉन्च किसने किया था उत्तर प्रदेश में? तो ये मायावती सरकार उस समय थी, तो उनके द्वारा ये लॉन्च की गई थी।
तो ये कुछ चीज़ें हो गई, आपने देख ली। ऑपरेशन ग्रीन हो गया एक, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन हो गया। ऑपरेशन ग्रीन में कौन सी फसलें हैं और कब लॉन्च हुई। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है कि वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से कथन सही हैं। तो वाणिज्य के संदर्भ में यानी कि जिसे हम कॉमर्स कहते हैं, तो कॉमर्स के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधाओं के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। तो ये विकल्प जो है, ये कथन जो है ये सही है। अगला कथन दिया हुआ है कि यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो ये व्यापार यानी कि जो वाणिज्य होता है, कॉमर्स होता है, तो उसमें ये भी चीज़ शामिल है। तो ये दोनों जो कूट दिए गए हैं, आपके कथन दिए गए हैं, ये दोनों सही हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी आपका जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या होता है कॉमर्स में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब कॉमर्स में क्या होता है कि जो धन होता है ना, पैसा कमाने के लिए और पैसा प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम मुख्यतः हम वाणिज्य कह सकते हैं या फिर कॉमर्स के अंतर्गत उसको ला सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसके रूप में घोषित किया गया है, जो भी चल रहा है 2023 में, जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये चल रहा है मोटे अनाज वाली फसलें। ये हो जाता है विकल्प सी। मोटे अनाज में कौन सी फसलें आती हैं, तो एक तो आता है आपका बाजरा हो जाता है, तो ये आप देख पा रहे होगे, ये बाजरा है, और ज्वार। इसी तरीके से और भी बहुत सारी फसलें आती हैं जौ वगैरह करके, तो जिन्हें आप जानते हो ये मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, मिलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए आप देख लेते हैं कुछ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो जो 2019 था उसे देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2020 में क्या किया कि पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, और नर्स योम दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी इसे घोषित किया गया 2020 को। 21 में क्या हुआ कि शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसे घोषित किया गया यूएन के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अब यहाँ पर 2022 में क्या होता है कि कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय, और 2023 तो आप जान ही चुके हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मोटे अनाजों का वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर्स। तो इस तरीके से अगर आपसे लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे तब भी आपका आंसर यही होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 24 क्या है कि ऊष्टगढ़ यानी कि कैमिल्ड का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यहाँ पे ऊष्टगढ़ या कैमिल्ड मतलब यहाँ पर अब क्या है, ये ऊंट से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन से हैं, ये कुछ दशक घोषित किए गए हैं। तो 2022 से लेकर के 2032 तक एक दशक घोषित किया गया है, यानी कि 10 साल का समय, जिसे हम डिकेड कहते हैं। तो इसमें स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक इसे घोषित किया गया। 2019 से लेकर के 28 के बीच में इसे शांति का दशक या फिर नेल्सन मंडेला दशक भी घोषित किया गया। नेल्सन मंडेला कौन थे और इनका क्या योगदान था, भारत से इनका क्या संबंध रहा है, या फिर इन्होंने क्या किया, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है। अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। 2018 से लेकर के 27 के बीच में गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक, यानी कि इंटरनेशनल डिकेड्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, इसलिए इसको इस तरीके से इसे घोषित किया गया एक दशक के रूप में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, द मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट है उनमें शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा, जिसे हम टीक कहेंगे या सागौन या फिर सागवन। ये क्या होता है, भूमध्य सागरीय वनों के में नहीं पाया जाता है। अब भूमध्य सागरीय वनों में क्या होता है, ये इसके अंतर्गत क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन भी आते हैं। अब इसमें और कौन कौन से आते हैं, तो इसमें साल का आपने नाम सुना होगा, एक वृक्ष होता है वो इसके अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंधीय। ये उष्णकटिबंधीय जो होते वन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। और इसके अंतर्गत शीशम भी आता है, ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या आता है, चंदन भी आता है। तो इस तरीके की क्या होते हैं, इसमें वृक्ष पाए जाते हैं। अब भारत में क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ये पतझड़ वाले भी होते हैं, तो कभी कभी इन्हें पतझड़ वाले जो वन भी कहा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है।
अगर भौगोलिक आधार पर यहाँ पर देखें कि वनों का वर्गीकरण या प्रकार, तो ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ यहाँ पर मुख्य लिखे हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और कटीले वन और उपोष्ण पर्णपाती वन। पर्णपाती जो पतझड़ करते हैं वो। अब देख लेते हैं यहाँ पर भूमध्य सागरीय वन हैं कौन से। तो भूमध्य सागरीय वन ये होते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अफ्रीका हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, और यूरोप जो है कॉन्टिनेंट हो गया, यानी कि आपका महाद्वीप हो गया। तो इसके आसपास ये देख पा रहे होगे, ये क्या है, भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है ये वाला पार्ट। तो इसके आसपास की जो जलवायु होती है उसे क्या नाम दे दिया गया, भूमध्य सागरीय जलवायु नाम दे दिया गया, क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये क्या है, इसके समीप प्रदेशों में पाया जाता है, तो इसे भूमध्य सागरीय नाम दे दिया गया है। बस मुझे यही आपको बताना था। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो विस्तार है भूमध्य सागरीय वनों का कहाँ से कहाँ पाया जाता है। तो ये दक्षिण पश्चिमी भागों में क्या हो जाता है, 30 डिग्री से लेकर के 45 अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। तो ये कहीं से 30 होगा और ये क्या होता है यहाँ 45, तो इनके मध्य में पाया जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कौन सा, भूमध्य सागरीय टाइप की जो इस प्रकार की जो जलवायु होती है, तो उसमें जो वन पनपते हैं उनकी बात की जाए। जलवायु में, इस जलवायु में क्या होता है कि जो ग्रीष्म ऋतु कैसी गर्मी वाली जो ऋतु रहती है वो शुष्क रहती है, यानी कि सूखी रहती है, और तापमान अधिक मिलेगा, और आसमान क्या होगा, साफ रहेगा। यहाँ पर जब बारिश होगी तो जो जाड़ा हो रहा होगा तो वहाँ पर यहाँ बारिश होगी। आप अधिकतर, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जाड़ों में जब ठंडी पड़ रही होती है उत्तर भारत में, तो यहाँ पर क्या होता है, बारिश होती है। तो ये किस कारण बारिश होती है और ये कौन सा मानसून होता है, कौन सी जलवायु होती है, तो इसे आपको बताना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ कि इसका संबंध जो है यहाँ से है। इनको और भी क्या नाम दिए जाते हैं, पश्चिमी विक्षोभ टाइप का, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, यानी कि वहां पर स्थित है। तो मैंग्रोव क्षेत्र है वो पहली बात, और गोदावरी जो नदी है उसका जो डेल्टा बनाती है वहां पर स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाता है वो हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी में क्या दिया गया है, कोरिंगा। कोरिंगा क्या है, एक गोदावरी नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन। कोरिंगा क्या है कि भारत में पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा है उसके बाद में देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। अब जो ये पश्चिम बंगाल का क्या है डेल्टा बनता है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, तो कौन बनता है, वहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना जैसी नदियाँ मिलती हैं जो बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। तो वहाँ पर ये समुद्र में गिरने से पहले क्या होती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं इस तरीके से। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट उगे हैं वो मैंग्रोव हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है सुंदरी नाम का, ठीक है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। अब ये यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया, कौन सी लिस्ट में, तो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें ये इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था 1987 में, यानी कि 1987 में। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अभी कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ शुरू किया गया है, क्या है वो है यहाँ पर मिस्टी योजना, MISHTI मिस्टी स्कीम। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू की गई, तो इसका उद्देश्य है कि मैंग्रोव जो वन है उनका संरक्षण करना। ये लॉन्च कब होती है, तो जो केंद्रीय बजट है, यानी कि केंद्र सरकार का जो बजट है 2023 उसमें इसकी घोषणा की जाती है। तो ये हो जाती है आपकी मिस्टी योजना। अब देख लेते हैं कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के समीप स्थित है, और इस अभ्यारण्य में 100 पक्षियों की क्या है 120 से अधिक जो है प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसका कुल क्षेत्रफल क्या है 235 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अब देख लेते हैं जो आपके एग्जाम लायक और भी इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका आता है 1972 में, यानी कि 1972। आपने यहाँ पर देख लिया वन्य जीव। अब हम देखते हैं वन संरक्षण, क्योंकि कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे साथ ही साथ चीजें रखी हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम आपका आता है 1980 में। अब आपने वन संरक्षण देख लिया तो कभी आपसे लिस्टिंग वाले क्वेश्चन पूछ सकता है मैचिंग वाले में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में आया। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, भारत को लेकर के। अब देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि
विश्व वन्यजीव दिवस, ये क्या होता है कि हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी पहली बार शुरुआत कब की गई थी, पहली बार एक कब मनाया गया था, तो ये 2014 को 3 मार्च से मनाना शुरू किया गया, विश्व वन्य जीव दिवस। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प बी जो यहाँ पर दिया गया है, पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ये क्या हो जाता है, रामसर आर्द्रभूमि है जो किसी राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो इसकी अगर बात करें तो ये स्थित है यहाँ पर, आप देख पा रहे होगे लोकेशन क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर इसकी अवस्थिति है या लोकेशन है। और ये क्या है, रामसर स्थल है। रामसर स्थल इसे कब घोषित किया गया, डिजिग्नेट किया गया, तो 19 अगस्त 2002 को इसे घोषित किया गया। तो इसे आप सीधे 2002 ही सिर्फ याद रखना है आपको, क्योंकि इसे आसानी होगी याद रखने में। और राज्य की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अब इसमें क्या हुआ था कि इसे 1967 में इसे स्टेबलाइज किया गया था अभ्यारण्य के रूप में। क्यों किया गया था, तो यहाँ पर एक प्रजाति पाई जाती है ब्लैक बक, एक हिरन पाया जाता है जिसे हम काला हिरन कहते हैं। तो इसके संरक्षण के लिए इसको एक अभ्यारण्य के रूप में 1967 में इसे घोषित किया गया। और अगर इस जिला की बात करें तो ये नागपट्टिनम जिला है। और इसके पूरब में आप देख पा रहे होंगे ये बंगाल की खाड़ी है। और इसे दक्षिण में क्या है, ये इसके दक्षिण में क्या है, ये देख पा रहे होंगे कि ये पाक जल संधि है। पाक जल संधि किसी किसी अलग करती है, तो ये श्रीलंका और जो भारत है इसके बीच में ये पाक जल संधि, यानी कि इसे पाक स्टेट भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ जो काला हिरन दिया गया, जिसे कभी कभी ब्लैक बक के नाम से जानते हैं। हमने यहाँ पर फोटो लगाई है। ये आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि सलमान खान का जो केस है ये ब्लैक बक वाला, उससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो इससे आपको कुछ याद करने में, पहचानने में, थोड़ा मेमोराइज करने में आसानी होगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब काले हिरण के संरक्षण के लिए कुछ यहाँ पर प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर एक अभ्यारण्य बनाया गया है गुजरात में, उसका नाम है वेलावदार ब्लैक बक। तो ये गुजरात में स्थित है। एक और है जो अभी आपने देखा कि पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये ब्लैक बक के संरक्षण के लिए इसे यहाँ पर बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं ब्लैक बक की स्थिति क्या है। तो ये IUCN की जो IUCN जो है इसकी जो रेड लिस्ट है उसमें ये शामिल है, रेड लिस्ट में। अब रेड लिस्ट में भी किस प्रकार की जो स्थिति है यहाँ पर, तो ये क्या है, लुप्त प्राय है। अब लुप्त प्राय का मतलब क्या होता है कि जो लगभग समाप्त होने के कगार पर हैं, यानी क्या कह सकते हैं यहाँ पर, नियर थ्रेटन। तो इस तरीके से इसे ध्यान रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे और क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है कि भारत और नेपाल में ये मुख्य रूप से निवास इनका होता है, पाए जाते हैं। मूल रूप से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः बात की जा रही है। अब ये भारत के जो 3 राज्य हैं उनका यह एक राजकीय पशु भी है। वो 3 राज्य कौन से हैं, एक तो आंध्र प्रदेश है, दूसरा हरियाणा है, तीसरा पंजाब है। अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था, कब लाया गया था, ये 1972 में। तो इसकी जो अनुसूची 1 है इसके तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। और जो आपके क्या दिया गया है, IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसे शामिल किया गया है। कैसा, लीस्ट कंसर्न श्रेणी में, यानी कि जो कम चिंतनीय श्रेणी है उसमें। अब बात कर लेते हैं IUCN के फुल फॉर्म का। तो ये हो जाता है आपका द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। इसकी स्थापना होती है 1948 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं, तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो उस समय पर जो राष्ट्रपति का कार्य करेगा तो वो हो जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये यहाँ पर क्या होगा, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इन्हें राष्ट्रपति की समस्त क्या हो जाएंगी, जो शक्तियाँ होंगी वो इन्हें उस समय प्रदान होंगी। और जो संसद के द्वारा जो उनके भत्ते हो सकते हैं
वेतन हो सकते हैं, तो जब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे वो सारे इन्हें प्राप्त होंगे। किन्हें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है कि वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था और वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या था, हमें यह बताना है। तो जब हम क्या करते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं जब नॉर्मल साल होता है। अब इसको क्या होते हैं, अगर सप्ताह से 7 से डिवाइड कर दी, क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो सीधे अगर सोमवार है तो हम घूम करके फिर सोमवार यानी कि मंडे को ही हम वहां पर पहुंच जाएंगे, सीधे अगर हम 7 दिन क्रॉस करते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर ये पाएंगे कि हमें क्या हो जाएगा कि 52 सप्ताह मिलेंगे और यहाँ पर शेषफल कितना आएगा? 1, तो यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख पाएंगे कि 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है और लीप जो वर्ष होता है उसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, यानी कि यहाँ पर एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी कि इस साल जब एक साल यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जब यहाँ पर क्या था, बुधवार था, तो हम लौट के बुधवार नहीं आएंगे, बुधवार आएगा, फिर बृहस्पतिवार आएगा, फिर क्या आएगा आपका शुक्रवार। तो लौट करके हम यहीं आते, लेकिन एक दिन एक ज़्यादा होता तो यहाँ आते, लेकिन यहाँ पर लीप वर्ष है तो 2 दिन हो गए यहाँ पर, तो हम सीधे शुक्रवार हो जाएगा। तो विकल्प बी आपका क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसे हमें यहाँ पर मेंटेन करना है और ये 4 चीज़ों के आंसर पता होने के बाद भी हम यहाँ पर इसको एक क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका प्रोजेक्ट हाथी था यानी कि एलिफेंट था, ये कब आया था? तो ये आया था 1992 में। जैव विविधता अधिनियम, तो जैव विविधता अधिनियम आपका आता है 2002 में। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपका लाया जाता है 1972 यानी कि 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये आपका आता है 1973। ठीक है, ये 2 वाला हो जाता है वाइल्ड लाइफ वाला, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यानी कि 1973 में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले आपका आएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 में आएगा आपका। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट जो है, सबसे लेटेस्ट यहाँ पर क्या है, ये वाला है जैव विविधता। अब और यहाँ पर जबकि हमें क्या करना है कि जो सबसे पहले आया हो, यानी कि जो सबसे पुराना हो वो हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले। तो 1972 देख लेते हैं, यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, यानी कि तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा। अब उसके बाद में देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि ये 72 के बाद में 73 आता है तो ये सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट हाथी आता है, ये कब आता है, 1992 में। ठीक है, यानी कि 1992 ये आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा। और ये जो बचता है जैव विविधता यानी कि सबसे बाद में आता है, यानी कि समय के हिसाब सबसे लेटेस्ट, तो ये हो जाता है आपका 4th नंबर पे। सबसे पहले आएगा 3, ठीक है, और उसके बाद में आएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा आपका 1 हो जाएगा, और फिर लास्ट में जो आपका आएगा वो 4, वो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, तो यहाँ पर 3 4 1 2 विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से देश जो हैं वो मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं हैं? मध्य पूर्व यानी कि जिसे हम द मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो इतना पार्ट है इसमें क्या है, मिडिल ईस्ट शामिल है। मिडिल ईस्ट में देख पा रहे हो कि ये इजिप्ट है, और इस तरीके से थोड़ा ये यूरोप से टच करता हुआ पार्ट, ये क्या है आपका एशिया का पार्ट है, तो ये मिडिल ईस्ट कहलाता है। मिडिल ईस्ट में क्या होता है कि जो 18 जो लगभग कह सकते हैं कंट्रीज हैं, उसमें से जो 13 कंट्री हैं यानी कि 13 देश हैं, वो क्या हैं, जो अरब वर्ल्ड है उसका भाग हैं, उसके पार्ट हैं। ये मिडिल ईस्ट वाला ये पूरा भाग हो जाता है। ये आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर ये सुएज नहर यहाँ पर निकली हुई है। अब ये जो इतनी कंट्रीज आप देख पा रहे होंगे ये मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इनको। तो यहाँ पर लगभग क्या कह सकते हैं 16 जो देश हैं उनके नाम दिए गए हैं, कौन कौन से हैं।
टर्की, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इस तरीके से लीबिया, इजिप्ट, सूडान, यमन, ओमान। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती हैं। ये मेडिटेरियन सी और जो रेड सी है, इन्हें क्या होता है, जो इसे स्वेज नहर निकलती है, जोड़ती है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि ग्वादर जो पोर्ट है, यानी कि ग्वादर बंदरगाह है, कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में। तो ये निम्न उसमें क्या है कि किस प्रांत में स्थित है, तो उसे हमें बताना है। प्रांत यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो प्रोविंस होता है, ये कभी कभी हम स्टेट के नाम से भी जानते हैं, तो उसके किस जो प्रांत है उसमें स्थित है। तो ये हो जाता है आपका जो बलूचिस्तान है वहाँ पर स्थित है। आप ये देख पा रहे होगे पाकिस्तान का, ये हो जाता है इनका ग्वादर पोर्ट यानी कि ग्वादर बंदरगाह। अब इसमें क्या होता है, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, नाम सुना होगा, CPEC, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये इस जो आप देख पा रहे होगे, ये उसका जो बंदरगाह है, ये उसका एक हिस्सा है, इस योजना में शामिल है CPEC में। अब यहाँ पर एक और सुना होगा आपने ना, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, यानी कि जो इसको कह सकते हैं हम समुद्री सिल्क रोड परियोजना। तो उसके बीच की एक कड़ी मानी जाती है, क्योंकि एक सिल्क रोड यहाँ से निकली हुई है और ये समुद्र से भी जोड़ने का काम करता है ग्वादर पोर्ट, और यहाँ से निकलता हुआ आता है। तो इसे भी क्या होता है, इसमें शामिल समझा जाता है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसे आपको ध्यान रखना है, इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक काम आने वाली है आगे। 1817 में एक थे डेविड हेयर, इनके द्वारा एक कॉलेज था, उसकी स्थापना की गई थी। उस कॉलेज का नाम है हिंदू कॉलेज, यानी क्या कह सकते हैं, द हिंदू कॉलेज। तो इसकी स्थापना डेविड हेयर के द्वारा कब, 1817 में। किस जगह पे की गई थी वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जगह का नाम है यहाँ पर, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता में। तो क्योंकि ये जो डेविड हेयर है, ये इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ये कि यहाँ पर द हिंदू जो कॉलेज है, एक दिल्ली में भी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित है, तो वो अलग है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 1817 और डेविड हेयर दोनों का नाम ले लिया गया है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसे इतना फेमस ये क्यों है, इसलिए है क्योंकि जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसका सबसे पुराना और जो मॉडर्न है, यानी कि जो आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2022 से लेकर के 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी, हमें ये बताना है। तो 2022 से 2027 के बीच में कितने साल आ रहे हैं, तो ये 5 साल आ रहे हैं। और तो यहाँ पर 5 बार पढ़नी चाहिए थी 29 तारीख, ठीक है, माफ करना, ये 5 बार नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 वर्ष होंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, लगभग हर साल जो 11 बार होगा 29 तारीख पढ़नी चाहिए, ठीक है। 11 बार क्यों, क्योंकि जो फरवरी होती है वो क्या होती है, 28 दिनों की होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 गुणे 11 कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाता है कि 55 बार 29 तारीख यहाँ पर हमें प्राप्त होगी। लेकिन एक यहाँ पर क्या है, लीप वर्ष है, यानी कि जो 2024 होगा तो वो लीप ईयर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एक जो 29 तारीख है यहाँ पर हमें और मिल गई। तो क्या हो जाता है, 55 एक जो 56 हो, यानी कि 56 जो टाइम होगा, वो इतनी बार यहाँ पर 29 तारीख पड़ेगी, इतने टाइम ड्यूरेशन में। तो विकल्प जो आपका सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जो है रॉकेट काम करता है। तो उस प्रिंसिपल का नाम बताना है जिस पे जो रॉकेट काम करता है। रॉकेट ये आप देख पा रहे होगे, तो इसका एक किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो विकल्प जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो संवेग संरक्षण हो जाएगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा, यानी कि मोमेंटम जो कंजर्वेशन है उस पे ये काम करता है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है कि अगर कोई बॉडी है, यानी कि कोई मतलब वस्तु है या कोई प्लेन है, अगर वो चल रहा है तो क्या होता है, उस पर अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उसका जो मोमेंटम होता है, जो संवेग होता है, वो एकदम निश्चित रहता है, नियत रहता है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं कि वो संरक्षित रहता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको संरक्षण नाम क्यों दिया गया। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब देख लेते हैं कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसमें क्या है
ये महत्वपूर्ण नियम है, इसी से ही हमें क्या होता है, जो संवेग संरक्षण का नियम है वो हमें प्राप्त होता है या ज्ञात होता है। अब यहाँ पर जब देख पा रहे हो कि जो रॉकेट जो होता है आगे बढ़ता है, तो जो ईंधन होता है यानी कि जहाँ फ्यूल हो, उसका थ्रस्ट क्या होता है, ये पीछे की तरफ लगता है और ये रॉकेट आराम से उड़ता है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो आपका न्यूटन है उसमें क्या दिया गया है, अगर इसका रिलेशन देखें तो ये बंदूक से निकली गोली, तो ये जब गोली आगे की तरफ जाती है तो ये पीछे की तरफ हमें पुश करता है, यानी कि ये जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। इसी तरीके से जो नाव वाला जो एग्जाम्पल है कि नाव से क्या होता है, जब हम एक पैर उठा करके जब हम स्थल की तरफ बढ़ते हैं और नाव पानी में होती तो नाव क्या होता है, थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, थर्ड लॉ का जो रूल होता है वो अप्लाई होता है और इसे हम एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया था कि जो सूची दी गई है, लिस्ट फर्स्ट जो लिस्ट सेकंड जो दी गई, इसे हमें क्या करना है, मैच करना है। इसमें दिया क्या गया है, तो कुछ स्मारक दिए गए हैं और जो उनके निर्माण करता है कि उसको किसने बनवाया, तो उन्हें हमें क्या करना है, मैच करना है। अब बात करें यहाँ पर अटाला देवी जो मस्जिद है उसकी, तो ये इसको निर्माण करता जो थे, इसको निर्माण करने वाले तो इब्राहिम शाह सरकी जो हैं वो थे। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि छोटा सोना मस्जिद, तो छोटा सोना मस्जिद जो है इसको जो निर्माण कराया था तो वली मोहम्मद ने करवाया था। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो कदम रसूल हैं, कदम रसूल जो है तो वो नुसरत जो शाह हैं इनके द्वारा निर्माण कराया गया। अब अदीना जो मस्जिद आती है, अदीना मस्जिद पंडुआ, जो इसके निर्माण करता है वो सिकंदर शाह हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो अभी जो हमने बताया कि छोटा सोना मस्जिद, तो इसकी अगर लोकेशन देखें तो ये बना कब था, तो ये है डिटेल में आप देख सकते हो, इसका संबंध इस्लाम से है। इसकी जो लोकेशन है वो बांग्लादेश में। यहाँ पर एक और दिया गया है अदीना मस्जिद, तो इसका जो सुन्नी इस्लाम है उनसे संबंध है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर ये जो वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल है वहाँ पर ये स्थित है। अब ये जौनपुर में स्थित है क्या, अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हम यूपी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखो पूछा भी गया है कि तो ये जो जौनपुर जिला है वहाँ पर स्थित है। जौनपुर जिला जो उत्तर प्रदेश का है। इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था, यानी कि इसका संबंध सरकी राजवंश से है। और अगर ईयर की बात करें तो 1408 के आसपास इसका निर्माण कराया गया था। अभी हमने यहाँ पर बात की, यानी कि आपसे जो ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि कदम रसूल, रसूल मतलब वो अपने जो अल्लाह या फिर पैगंबर उनका नाम लेते हैं, तो ये कदम ए रसूल, तो ये कहाँ पर स्थित है, जो इसकी ये आप देख पा रहे हो कि एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है और इसकी लोकेशन जो है वो उड़ीसा में है। लेकिन ये कि यहाँ पर जौनपुर में इस तरीके से एक पदचिन्ह यहाँ पर शामिल है, इसको लोग मानते हैं, पूजते हैं अपने उनके धर्म के अनुयायी। अब क्या सही है क्या गलत है उससे नहीं मतलब, लेकिन जो हम यहाँ इन्फॉर्मेशन वो आपके समक्ष रख रहे हैं। जौनपुर में भी एक ऐसा कदम रसूल है, तो इस तरीके से, और जौनपुर कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये कदम ए रसूल जो स्मारक है ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में स्थित। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि उस विकल्प को ज्ञात करें जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा। प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा, तो इसमें क्या किया गया है, जो किस पैटर्न को फॉलो किया गया, तो ये जो अल्फ़ाबेट है वो किस नंबर पे आते हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। तो ये आता है जो आपका W हो जाता है वो 23 नंबर पे आता है। ये वाला जो हो जाता है वो 1 नंबर पर आता है। T जो है आपका ये 20 नंबर पे आता है। C आपका जो है ये 3 नंबर पे, और जो H है ये क्या आता है 8 नंबर पे। तो अब आप क्या कर लो, इन सबको जोड़ लो, ये जो नंबर आए हैं कितने, इनकी रैंकिंग को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 55। अगर हम इसको यहाँ पर दिया हुआ है 110, तो इसको 2 से जब हम इंटू कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 110। अब देख लेते हैं जो टाइम दिया गया है इसको हम कैसे करेंगे। तो T का हो जाएगा यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 20। अब I को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, और M को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। अब E को यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमें 47 प्राप्त होगा, और फिर हमें क्या करना है, इसे 2 से इंटू करना है। तो 2 से इंटू करने पर हमें 94 प्राप्त होगा, यानी कि 94। विकल्प C आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तो
क्या कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश RO के जो क्या है पसंदीदा क्वेश्चन है ये कालक्रमानुसार वाले। अब इन्हें देख लेते हैं कि जो अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1562 में। अब तुकारोई का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था, तो जो तुकारोई का युद्ध है वो 1575 में होता है, और मालवा पर मुगल आक्रमण कब होता है, तो ये 1561 में होता है। अब उड़ीसा पर कररानी की विजय, ये वाली घटना कब होती है, ये 1567 से लेकर के 1568 के मध्य तक ये चलता है। अब इसको जब हम काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको हम अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि तीसरा क्या है 61 देखो सबसे पहले आएगा, फिर फिर बाद में 62 आएगा, इसके बाद में फिर क्या आ जाएगा 67 68 फिर 75। तो यहाँ पर कितना तुक्का लगा सकता है आदमी, क्योंकि सारी बातें जो है 1500 के ही की जा रही हूँ। कितना क्लोज है 61 62 75 68। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम चलाया गया था ADP यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये देख लेते हैं कि इसे कब शुरू किया गया था। तो शुरू करने की जो बात है कब शुरू किया गया, तो ये हो जाता है आपका 2018 में, जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो देश के सामाजिक और क्या हो जाते हैं आपके आर्थिक, तो इस तरीके से जो पिछड़े जो जिले हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर पहचान करना, उनकी पहचान करना, और उन्हें क्या हो समग्र विकास यानी कि पूरी तरीके से विकसित करने के लिए उनको सहायता प्रदान करना। इनके कुछ एरिया थे, कुछ मतलब क्षेत्र थे कि उनका ये मानना था कि हम यहाँ पर फोकस करेंगे तो ये हम क्या होगा, हम जल्दी से समग्र विकास जो होगा उसमें हम ग्रोथ ला सकेंगे और क्या करेंगे वहाँ पर स्पीड गेन करेंगे। क्षेत्र कौन कौन से, तो एक तो शिक्षा था एजुकेशन के लिए, एक हेल्थ और नरिशमेंट था यानी कि आपका स्वास्थ्य और पोषण था, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन था यानी कि कृषि और सिंचाई था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था यानी कि वित्तीय समावेशन था, यानी कि सभी को जो वित्तीय सुविधाएं हैं, वित्तीय जो यहाँ पर चीज़ें हैं उसके अंतर्गत शामिल करना। अब यहाँ पर दिया हुआ है स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट को यहाँ पर भी शामिल किया गया था। फिर यहाँ पर दिया गया है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आधारभूत संरचना है, तो ये सब क्या थे इसके अंतर्गत क्षेत्र शामिल थे। अब देख लेते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो आपने एक योजना का नाम सुना होगा जनधन। तो ये क्या है, फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। तो ये सब सारी चीजें इसके अंतर्गत लाई गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लापो या फिर गैल्पो, ये प्रदान किया गया। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री थे, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा, उन्हें ये प्रदान किया गया था, यानी कि PM आपके जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि भारत के संविधान ने के अनुच्छेद जो है 300, उसके अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है। यानी कि जब कोई मुकदमे की सुनवाई या कुछ भी होगा तो वहाँ पर कानूनी तरीके से वहाँ पर बार बार क्या नाम लिया जाएगा, कहते हैं ना किसी काम कोई नाम होता तो बार बार उसको क्या कहते हैं लेते हैं बहस में, ठीक है, तो उसका कानूनी नाम क्या होगा, कोर्ट वगैरह में होता है। तो विकल्प जो आपका सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि द यूनियन ऑफ इंडिया, या अगर कहीं लिखा जाएगा तो द यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा। किस तरीके से, एक लीगल नाम जो होता है, लीगल नाम, उस तरीके से। ये अनुच्छेद जो 2000 माफ करना अनुच्छेद जो 300 है उसमें जो वाद और कार्यवाहियां हैं उनसे संबंधित है भारत का जो संविधान में है। किससे, कि भारत सरकार है भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है, और हर बार क्या होगा, क्या कहते हैं, भारत संघ बनाम, या फिर क्या कह सकते हैं द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लिखते हैं, ठीक है, वर्सेस या फिर बनाम बोलते हैं।
तो ये कानूनी जब नाम लिया जाता है तब इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो ये मुकदमे में होता है। लेकिन जब कोई राज्य सरकार मुकदमा करेगी तो उसे राज्य के नाम से कानूनी नाम दिया जाएगा, नाम लिया जाएगा। और इसमें क्या होगा कि संसद के अधिनियम द्वारा किए जा सकने वाला ये जो प्रावधान है उनके अधीन ये हो सकता है या होगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि द यूनियन ऑफ इंडिया। आपने अभी तो ऊपर देख लिया कि आर्टिकल यानी कि जो अनुच्छेद 300 था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 300A क्या है। तो इसमें क्या किया गया था कि भूमि अधिग्रहण करके कुछ यहाँ पर नाम आते हैं। तो इसमें क्या है, ये होता है आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित है ये, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन जब हुआ था, ये कब हुआ, 1978 में। तो ये संपत्ति का अधिकार जो था, यानी कि इसे मौलिक अधिकार था, इसको उस अधिकारों की सूची से हटा करके इसे इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद में इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये किस भाग में शामिल है, तो भाग जो आपका है ये 12th है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। वित्त आयोग यानी कि आपका जो हो जाएगा फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा किया जाता है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हो जाता है 280। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। 280 जो अनुच्छेद है उसके तहत ये किया जा सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा कि एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा, और वित्त आयोग एक कैसा आयोग मतलब संस्था है या फिर बॉडी है या निकाय है, तो वह एक संवैधानिक निकाय है। अब इसमें क्या होगा, अगर इसके गठन की बात करें तो ये हर 5 साल के पर ये क्या हो जाएगा, इसका गठन किया जाएगा, और अगर जरूरत होती है तो उससे पहले भी राष्ट्रपति इसका गठन कर सकता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन होता है। तो एक तो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, अध्यक्ष, और अन्य क्या हो जाएंगे, 4 और सदस्य भी हो सकते इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अब बात कर लेते हैं इनके कार्य की। तो इनका कार्य क्या होता है कि जो राज्य हो जाए, संघ होता है, और जो उसके बाद में जो राज्य आते हैं तो उनके मध्य में क्या हो जाता है, उनकी जो स्थितियां होती, वित्तीय स्थितियां, कौन कितना ज़्यादा पैसे वाला है, कौन कितना कम पैसे वाला, किसको कितनी ज़रूरत, उस हिसाब से उनके बीच में उस पैसे जो कर से इकट्ठा होता है तो उनके पैसों का बंटवारा करने का जो तरीका होता है वो कितना होना चाहिए, कितना % उन्हें प्रदान करना चाहिए, तो सब चीज़ें क्या होता है ये वित्त आयोग निर्धारित करता है। और जो आपका 15वां वित्त आयोग है बनाया गया है, तो उन्होंने क्या किया है, 41% यहाँ पर रिकमेंड किया है राज्यों को देने के लिए जो करों का है बंटवारा। अब यहाँ पर राज्य वित्त आयोग की अगर बात करें, यह भी एक संवैधानिक निकाय है, और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1992, इसके तहत ये बनाया गया। अब अनुच्छेद 280 के तहत ही क्या है कि वित्त केंद्र, जो केंद्र का वित्त आयोग है, उसी की तर्ज पर 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। जो राज्य वित्त आयोग है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति जो है उसकी समीक्षा करता है, ठीक है, मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243I जो है उसके अनुसार क्या है कि राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन बने तो आप इसे ध्यान रखना। अगला देखते हैं कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति जो है निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। किसके लिए प्राप्त है, तो एक तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत का संघ, तो हाँ इसके लिए प्राप्त है। दूसरा दिया गया है कि भारत का प्रदेश या फिर उप प्रदेश फिर डोमिनियन जो होता है उसके लिए, तो हाँ इसके लिए भी प्राप्त है। और अगला कथन दिया गया है कि विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उसकी संपत्ति पर, तो हाँ इसके लिए भी कानूनी प्रावधान बना दिया गया है, पारित कर दिया गया है। तो अब ये तीनों जो आपके कथन दिए गए हैं ये सही होंगे, यानी कि विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तीसरा वाला कंफ्यूजिंग क्यों हो सकता है कि यहाँ पर विश्व में कहीं भी रहने वाले, विश्व में कहीं भी रहने वाले, लेकिन यहाँ पर लिखा है भारतीय नागरिक, यानी कि उसने भारत किसी दूसरे देश की नागरिकता ली नहीं है। अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है उसके तहत में
उसकी भारत की जो नागरिकता है अपने आप में निरस्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना है, विश्व में वो कहीं भी रह रहा है लेकिन वो नागरिक अभी भारत का है, इसलिए उसकी संपत्ति पर जो कानून निर्माण की शक्ति है वो भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके पास में है। तो ये विकल्प तीनों सही हो जाते हैं, कथन आपके तीनों सही हो जाते हैं और विकल्प आपका डी सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं है। हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जानने की बात क्या है कि एक तो स्वच्छता सर्वेक्षण का साल, एक तो है कि 1 लाख जनसंख्या से अधिक, 1 लाख जो प्लस है ये, और अगला क्या है कि जनसंख्या की श्रेणी में उस जो टॉप 3 हैं, ठीक है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही। तो हमें ये सब जो कीवर्ड हैं इन्हें दिमाग में रखना है आगे की तैयारी के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण टॉप 3, 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से कम, और क्या हो जाता है समेकित, समग्र रूप से जो होता है। इस तरीके से रैंकिंग हमें दिमाग में याद करके रख करके जाना है। अगर हम बात करें इस जो क्वेश्चन है इसके जो उत्तर की बात करें तो ये विकल्प सी यानी कि तिरुपति इसके अंतर्गत शामिल था। अब बात यहाँ पर करते हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन जो शुरू हुआ, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत होती है वो 2016 में शुरू की गई थी। अब किसके द्वारा किसके तहत करवाया जाता है तो आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा ये शुरू किया जाता है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ये लॉन्च किया गया था। मिशन ये था और सर्वेक्षण कब 2022 से शुरू होता है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं जिन्हें आपको कम समय कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा याद रख सकते हैं आप। अगला देखते हैं कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, ठीक है, इसके संदर्भ में हमसे जो पूछा गया है, कुछ कथन दिए कि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा या से कथन सही है। विकल्प यहाँ पर मतलब कथन दिया गया पहले में यह कहा जा रहा है हमसे कि यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। तो ये 4 देशों से घिरी नहीं, क्योंकि ये हो जाता है आपका युगांडा, ये हो जाता है केन्या, अगला हो जाता है यहाँ पर तंजानिया। तो ये 3 देश हैं। तो जो कथन पहला है ये हो जाता है आपका गलत। अगला यहाँ पर दिया गया है कि यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो हाँ, ये जो दूसरा कथन है ये सही हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो आपका विकल्प मतलब बी है ये आपका सही उत्तर होगा, केवल तो लेक ऑफ विक्टोरिया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेक ऑफ विक्टोरिया जो है ये अफ्रीकी महाद्वीप युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। जैसा हमने बताया युगांडा, ठीक है, ये केन्या और तंजानिया। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि जो विक्टोरिया झील है यहाँ से नील नदी निकलती है। ये देख पा रहे होगे यहाँ से नील नदी निकलती है, ठीक है, और ये भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है, जो इधर मेडिटेरियन सी है उसमें जाके मिल जाती है। विक्टोरिया झील जो है विश्व की जो सबसे बड़ी क्या है उष्ण कटिबंधीय झील है, इस तरीके से अगर बात करें। और विश्व में क्या हो जाता है क्षेत्र के हिसाब से ताजे पानी की भी एक बड़ी झील है। मीठे पानी की अगर बात करें तो ये सुपीरियर झील जो है उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। अब यहाँ पर रूस की जो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है। और टिटिकाका झील जो है तो ये कहाँ पर है, पेरू और बोलिविया की जो सीमा है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक नौकागम्य झील है कमर्शियल रूप से, यानी कि वहाँ पर नाव हैं वो चलती हैं। और ये सबसे जो हाइट है मतलब हाइट है यानी कि जो समुद्र है समुद्र स्तर से, यानी कि जो सी लेवल है उसके बेस पे जो नापते हैं तो ये सबसे ऊंची झील है। और यह दक्षिण अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील है, कौन, टिटिकाका। रूस की बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है, रमेश आगे से 8वें स्थान पर है, रोहित उन दोनों के बीच में है। पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, हमें यह बताना है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें जो करना है यहाँ पर करना है कि न्यूनतम मिनिमम हमें काउंट करना है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन को, देख लेते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ये लाइन हो जाती है और ये वाली लाइन हो जाती है, ये हमारा फर्स्ट हो जाता है। ये मान लेते हैं हमारा क्या हो जाता है, कोई आगे खड़ा बंदा हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर की तरफ जाएगा, ये वाला कोई बंदा खड़ा होगा वो पीछे की तरफ होगा, तो जो क्या होगा इस तरफ जाएगा।
अब हमसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है, यानी कि सोहन कहाँ होगा, पीछे से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सोहन यहाँ कहीं स्थित होगा, ये सोहन यहाँ पर है, ठीक है, 9वें स्थान पर है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि रमेश आगे से 8वें स्थान पर है। तब जो रमेश जो है आगे से 8वें स्थान पर है, तो हम यहां से तो ले नहीं सकते, ठीक है, यहां से लेंगे तो इसके बीच में हो जाएगा, आगे से होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, रमेश की काउंटिंग शुरू करेंगे आगे से 8वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर रमेश की लोकेशन यहाँ पर कहीं स्थिति हो जाती है इस वाली जगह पर, ठीक है। तो मिनिमम की देखो हमने सारी जो कंडीशन क्या थी हमने सेटिस्फाई करा लिया। तो उन दोनों के बीच में रोहित क्या है, उन दोनों के बीच में है, तो ये इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में कितने हैं, 2 और 2 इधर, ये वाला पोर्शन बचता है, कौन हो जाता है, देखो रोहित भी क्या है इन दोनों के बीच में है। ये तीनों कंडीशन क्या हो जाती हैं, देखो सेटिस्फाई है क्वेश्चन के हिसाब से। अब पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो भैया वो कुल कितने हो सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे आपका, यहाँ पर देख पा रहे होगे 1 2 3 4 5 5 वाला ये 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प कौन सा सही उत्तर होगा, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुल 10 लड़के यहाँ पर मिनिमम हो सकते हैं, क्योंकि देखो हमने क्वेश्चन की जो प्रश्न था उसकी सारी कंडीशन हमने फॉलो करवा दी, ठीक है। अब हम लड़कों की जो संख्या थी उन्हें काउंट कर लिया और हमें सही उत्तर मिल गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यापार के संदर्भ में, यानी कि जो ट्रेड होता है उसके रेफरेंस में हमें बात करके पूछी जा रही है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है, ठीक है। यह क्या है कि यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, कौन, व्यापार, तो विकल्प ए मतलब जो कथन ए है ये आपका सही है। फिर यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि यह केवल मांग पक्ष के से संबंधित है, तो नहीं, यह केवल मांग से संबंधित नहीं है, तो कथन दूसरा जो है वो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब डिमांड होती है, व्यापार में डिमांड होती है, और डिमांड कब होती है, सप्लाई, उसके साथ में सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो ये केवल मांग पक्ष को नहीं देखता, ये सप्लाई भी उसके साथ में होती है, डिमांड भी होती है, यानी कि मांग और पूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। जब दोनों ही बाजार में होंगी, यानी कि मार्केट में होंगी, व्यापार तभी संभव होगा, ठीक है। अगर सिर्फ सप्लाई है, मांग नहीं है, तब भी व्यापार नहीं हो सकता। अगर सिर्फ मांग है और सप्लाई नहीं हो पा रही, पूर्ति नहीं कर पा रहे, तब भी व्यापार संभव ही नहीं है। तो विकल्प मतलब कथन एक सही होगा और विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ए वाला सही होगा, केवल एक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटीबायोटिक्स जो हैं अधिकांशतः मोस्टली जो हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से। देखो इस शब्द को ध्यान रखना, हम पढ़ सकते हैं, पढ़े होंगे कि ये और भी बहुत सारी जगहों से प्राप्त होती है, लेकिन हमसे देखो यहाँ पर मोस्टली एक शब्द डाल दिया गया। तो जो छोटे छोटे वर्ड हैं, अगर इन्हें आप दिमाग में रखोगे तो आपके क्वेश्चन अगर पढ़ रखे होंगे तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं मोस्टली, तो वो हो जाते हैं जीवाणु से। जीवाणु यानी कि विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो बैक्टीरियाज होते हैं मोस्टली वहीं से हमें फाइंड होते हैं या बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि ये किस काम में आते हैं, जो आपके जो एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये जो कुछ दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, तो ये क्या होते हैं, बीमारियां जो पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें क्या करती हैं, ये नष्ट कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों या फिर जो लिस्ट दी गई इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो मिसमैच है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो एक तो हमसे यहाँ पूछा गया कि मक्का जो है नर मंजरी निकलता है, हाँ, तो मक्का से नर मंजरी निकलता है। तो देखो ये क्या हो जाता है, ये मक्के का पौधा है पूरा। यहाँ पर मादा पुष्प होते हैं, जो भुट्टा होता है उसमें जो छोटे छोटे बाल हेयर्स निकल आते हैं वो मादा होते हैं, जो ऊपर जो फूल लगा होता है वो नर होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो नर मंजरी के नाम से यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ये नर मंजरी निकलती है मक्का में, सही है। फिर हमसे पूछा है कि मूंगफली में खूंटी बनना, हाँ, तो ये सही है, मूंगफली में खूंटी निकलती है।
फिर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि काबुल जो चना होता है उसमें किल्ले निकलते हैं, तो जो चने का पौधा होता है उसमें किल्ले नहीं निकलते हैं। किल्ले निकलते हैं हमारे जो गेहूं की फसल होती है, धान की फसल होती है, उसमें किल्ले निकलते हैं जो चुभते भी हैं, ठीक है। जो जौ की फसल होती है उसमें निकलते हैं। ये देखो गेहूं की फसल है और ये देखो यहाँ पर जो ये हेयर्स निकली थोड़ा क्या होते हैं, रफ होते हैं, ठीक है, चुभने जैसी अवस्थिति में होते हैं। तो गेहूं की फसल, ये धान में भी क्या होते हैं, ये जो ग्रेन्स हैं इनमें क्या होता है, थोड़े छोटे छोटे क्या होते हैं, कील्स टाइप के निकले रहते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, इनमें निकलते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये विकल्प जो सी है ये क्या है हमारा, सुमेलित नहीं है। तंबाकू की बात करें, शीर्ष कर्तन, तो तंबाकू में क्या होता है, जो शीर्ष कर्तन होता है, तो ये भी वाला जो विकल्प हो जाता है आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि अगर आपसे बाद में कभी क्वेश्चन बने आगे वाले एग्जाम में तो आप इनके अच्छे से कर सकें। देखिए हमने बताया कि मक्का में नर मंजरी निकलती है, ठीक है, तो मक्का में नर मंजरी निकलती है। अब मक्का में अगर परागण की बात करें, क्योंकि बिना परागण के पौधे में किसी पेड़ में फल या बीज नहीं बन सकता है, तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसमें ये नर वाला पार्ट होता है, हमने अभी बताया। ये वाला क्या हो जाता है, मादा वाला पार्ट हो जाता है। तो इसमें निषेचन की क्रिया कब होगी, जब पॉलिनेशन होगा यानी कि परागण होगा। तो यहाँ पर ऑटो पॉलिनेशन हो सकता है यानी कि स्वपरागण होगा, और एयर पॉलिनेशन भी पूछा जाए तो हाँ ये भी हो सकता है। कैसे, जब हवा चलेगी तो यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे जो क्या हो जाएंगे परागकण होंगे, वो आकर के इसके इन रोमों पर आकर के गिरेंगे, उलझ जाएंगे, और यहाँ पर फिर निषेचन की क्रिया होगी, उसके बाद में भुट्टे में दाना बनेगा, तो ये नर मंजरी ऊपर हो जाती। अब हमने बताया कि मूंगफली में जो खूंटी बनती हैं, ठीक है, वो कहाँ होती हैं। खूंटी का मतलब हम किस नाम से भी जान सकते हैं, जो पेग होती हैं उनके नाम से भी जान सकते हैं। ये देखो मूंगफली का पौधा है और यहाँ पर देखो ये मूंगफली वाला पार्ट है और ये प्लांट लगा हो, तो इसके बीच वाला ये वाला जो हिस्सा होता है इसे खूंटी के नाम से। और ये बीन्स होते हैं, फ्लावर लीव्स तो आप जानते हो, सीड्स भी होंगे। लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो बन सकता है कभी, अगर इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी, वो ये है कि इसकी जो रूट्स होती है, जो जड़ होती है, वो कैसी होती है, ट्यूबर्स टाइप की होती है। देखो ये ट्यूब के आकार की होती है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अभी हमने पढ़ा कि शीर्ष कर्तन तंबाकू को लेकर के, तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉपिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो देखो ये तंबाकू की फसल है, इसके क्या होते हैं, जो ऊपर की कुछ पत्तियां होती हैं वो काट ली जाती हैं, निकाल ली जाती हैं, तो ये इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कर्तन या फिर टॉपिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ऊपर की जो और पत्तियां हैं उनका विकास हो सके, पौधा और आगे बढ़ सके, क्योंकि जो तंबाकू बनाई ही पत्तियों से जाती है, तो जितनी ज़्यादा पत्तियां होंगी उतना ही ज़्यादा तंबाकू का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया गया है। क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्ध, यानी उसका नाम क्या था, सी ड्रैगन 2022, उसमें शामिल नहीं था। तो इस तरीके से देखो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कौन सा शामिल नहीं था। तो इसमें शामिल कौन कौन थे, तो इसमें शामिल थे आपके विकल्प जो सी है फिलीपींस, ये शामिल नहीं था, इसको छोड़ देते हैं, बाकी ये तीनों शामिल थे, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। अभी तो करंट का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इसके बाद में आपसे क्वेश्चन क्या बनता है जो पूछा जा सकता है, वो ये है कि सी ड्रैगन क्या है, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास, यानी कि कई देश इसमें भाग लेते हैं और इसका नेतृत्व हमेशा अमेरिका करता रहता है। और ये हिंद प्रशांत जो क्षेत्र, वहाँ पर जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो समुद्री सुरक्षा चुनौतियां हैं उनको जवाब देने के लिए एक संचालित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पनडुब्बी रोधी जो युद्ध रणनीति है उन पर अभ्यास किया जाता है और चर्चा की जाती है, उसके बाद में डिजाइन तैयार किया जाता है। और यह एक कैसा युद्ध अभ्यास है, यह एक वार्षिक युद्ध अभ्यास, यानी कि सालाना होने वाला एक युद्ध अभ्यास। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वाधीनता पूर्व, यानी कि जो भारत देश आजाद हुआ था उससे पहले जो थे, भारत का राष्ट्र कवि नहीं था। ठीक है, आजादी से पहले की बात कही जा रही है, राष्ट्र कवि नहीं था। चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं कि रंगलाल, तो ये राष्ट्रवादी कवि रहे हैं, नवीन चंद्र सेन, ये भी राष्ट्रवादी कवि रहे हैं, और हेमचंद्र बनर्जी जो हैं ये राष्ट्रवादी कवि रहे हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो शिव कुमार बटालवी हैं ये क्या है, राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, ये रोमांटिक कविताएं लिखते थे। जो कवि कैसे थे, रोमांटिसिज्म टाइप के थे।
ठीक है, इनका जो साहित्य था वो रोमांटिसिज्म टाइप का था। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, राष्ट्रवादी कवि बार बार आ रहा है। तो राष्ट्रवादी कवि वो होते हैं कि जिनकी कविताओं में, जिनकी रचनाओं में देश की जो भक्ति है, देशभक्ति की जो भावना है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हमें प्रेरित करती है, तो वो राष्ट्रवादी कवि कहे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। तो ये आप देख पा रहे हो कि कौन है ये, शिव कुमार बटालवी हैं। ये पंजाबी भाषा के एक विख्यात कवि थे, रोमांटिक कविताएं लिखते थे, इसीलिए ये पहचाने जाते थे। और 1967 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ख़ास बात इसमें क्या है कि यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के साहित्यकार बने। अब साहित्यकार तो ये बन गए, किस लिए इन्हें दिया गया था, तो इन्होंने एक लिखा था महाकाव्य नाटिका जिसका नाम था लूना, और ये 1965 में इन्होंने लिखा था, उसके लिए इन्हें प्रदान किया गया। अब अगर कभी और पूछ रहे लूना के बारे में, तो ये एक जो पूरन भगत की जो प्राचीन कथा थी उस पर आधारित इन्होंने यह काव्य लिखा था, तो उसके लिए इन्हें यह प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अलास्का, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। यानी कि जो अलास्का दिया गया है वो है। तो हमसे ये बताया जा रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। ठीक है, हाँ, तो ये विकल्प जो कथन ये है सही है, 1 नंबर। और इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, तो दूसरा जो कथन है ये भी आपका सही हो जाता है। इसमें क्या होता है आपका, 1867 में अमेरिका इसे रूस से खरीदता है। और इसमें क्या होगा कि तेल उत्पादक राज्य, यहाँ पर क्या पैदा होता है, यहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है, जो आपकी जो नेचुरल गैस होती है या फिर जिसे हम क्या कहते हैं प्राकृतिक गैस होती है, उसका उत्पादन होता है। और यहाँ पर मछली जो पकड़े जाता है, जो फिशिंग कैच का जो यहाँ पर जो है होता है, यानी कि जो मछली उत्पादन होता है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में होता है। क्योंकि ये देखो क्या है, आपका कनाडा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये रूस वाला पार्ट है, थोड़ा सा दिख रहा होगा। और ये क्या है आपका अमेरिका है, जिसे हम यूएसए कहते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका। और ये इसी का एक राज्य है यहाँ पर अलास्का, जिसे खरीदा गया था 1867 में। और इसे 7.2 मिलियन करोड़ जो आपका है डॉलर में खरीद, सिर्फ इतने ही दामों पर यह खरीदा गया था रूस से, इसे बेच दिया गया था। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये अलास्का की क्या है लोकेशन, ये कनाडा हमने बताया था, और बाकी ये इधर से फैला, और इधर जब लोकेशन आपने देखी थी वो अमेरिका की थी, तो ये इधर रसिया है। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखो अब ये बेरिंग क्या है, समुद्र है, बेरिंग सागर है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर जल संधि बोलते हैं। तो ये बेरिंग सी जो स्ट्रेट है, बेरिंग, तो इसके द्वारा ये जुड़ते हैं रूस और अलास्का। ये क्वेश्चन अभी आपसे बन सकता है, यानी कि बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो रूस और अलास्का जो है उसे अलग करता है। बाकी इधर आपका जो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, उसे आप देख पाओगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। जो एस सोमनाथ हैं इन्हें इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और कैसे, कौन से अध्यक्ष, ये 10वें अध्यक्ष। अब देख लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो का इससे पहले नाम क्या था, इनकोस्पार, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे 1962 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसके जो कल्पना थी या फिर संस्थापक थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे, उन्होंने इसे बनाया था। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर इसका जो गठन की बात है, कौन, इसको बाद में बना दिया गया इसरो, ISRO। और ये 15 अगस्त क्या हो जाएगा 1969 को ये बनाया गया। ठीक है, और इसरो ने क्या कर लिया, इनकोस्पार जो था उसका स्थान ग्रहण किया, यानी कि उसके स्थान पर इसे बनाया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उद्यमिता को बढ़ाने हेतु एक योजना है, कौन सी, स्टैंड अप इंडिया, यह किससे संबंधित है, हमसे ये पूछा जा रहा है।
तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है प्रमोट करने के लिए किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है। एक संबंध हमें पूछा जा रहा है, तो संबंध यहाँ पर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है विकल्प डी, यानी कि इसमें जो महिलाएं हो जाती हैं और क्या हो जाती हैं, जो एससी है शेड्यूल कास्ट जो हैं और एसटी जो हैं शेड्यूल ट्राइब जो हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर शामिल किया गया। अब ये किस प्रकार की योजना है, तो ये शुरू होती है 5 अप्रैल 2016 से, स्टैंड अप इंडिया योजना। अब इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत महिलाएं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो समुदाय हैं, उनकी जो गरीब महिलाएं हैं, उनको क्या है, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए एक ऋण लोन देने की व्यवस्था है, ठीक है, पैसा फ्री में नहीं, ये लोन दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है। तो इस जो कीवर्ड है इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अगला दिया गया है क्वेश्चन कि दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एक था लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए। हमसे ऐसा एक करंट से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर कीवर्ड क्या बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया, क्या था, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन। अब यहाँ पर दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनकी बात कही जा रही है, तो कौन से देश इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें जो विकल्प ए है आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत, नेपाल, मालदीव ये दक्षिण एशिया के देश हैं और ये उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, लोकतंत्र का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है, यानी कि क्लोन के द्वारा तैयार किया गया पहला जानवर कौन था विश्व में। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा आपका एक भेड़ थी, ठीक है। वो ये क्या होता है, वैज्ञानिकों ने सबसे सफलता प्राप्त की थी और ये कब प्राप्त की थी, 1996 में, और ये पहला था क्लोन। इसका नाम क्या था, डॉली इसका नाम था, और यह पहला स्तनपायी था। स्तनपायी का मतलब क्या होता है, जो जानवर क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, जो अंडों को जन्म देते हैं वो स्तनपायी नहीं कहे जाते हैं, वो मैमल्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1996 में 5 जुलाई की बात है, अगर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाना है तब के लिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब जो पूछा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए जो केंद्रीय बजट आया था 2020-21, इसमें एक विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था। विनिवेश का मतलब यानी कि जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसका टारगेट रखा गया था, तो वो कितना था। तो यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन दिए गए, चौथा हमसे बताया गया कि निम्न में से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी था। विकल्प डी क्यों था, क्योंकि यहाँ पर 80,000 या 90,000 या 100,000 करोड़ की बात कही गई थी डिसइन्वेस्टमेंट की या विनिवेश की, तो ये सारे गलत थे, क्योंकि यहाँ पर बात जो कही गई थी ये 2.1 लाख करोड़ की बात कही गई थी डिसइन्वेस्टमेंट की। तो ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल करके आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विनिवेश क्या होता है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो हमने क्या किया, निवेश किया। जब कहीं पैसा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि निवेश करते हैं। लेकिन जब हम पैसा उसमें से निकाल लेते हैं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है। निकाल कैसे लेते हैं कि कोई पब्लिक सेक्टर जो आपकी क्या हो जाती हैं, यूनिट्स हो जाती हैं, जिन्हें हम PSUs कहते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनकी जो हिस्सेदारी है गवर्नमेंट बेच देती है, थोड़ी सी हिस्सेदारी बेच देती है, तो उससे जो पैसा प्राप्त होता है तो गवर्नमेंट के लिए डिसइन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट पैसा जब निकाल लेती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक बारीक सा अंतर है यहाँ पर, अगर आपसे दिमाग में आता है, बनता भी है कि विनिवेश और निजीकरण में अंतर क्या है। तो विनिवेश के तहत जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती, जिन्हें हम सरकारी कंपनी कहते हैं, ठीक है, सरकारी कंपनी नाम से हम समझते हैं अपने भारत देश में। तो इसमें क्या होता है, कुछ छोटा सा एक निश्चित हिस्सा जब सरकार बेचती है तो इससे क्या होता है, उस कंपनी पर सरकार का नियंत्रण बना रहता है, मालिकाना हक सरकार के पास में ही रहता है, तो वो विनिवेश कहलाता है, यानी कि आपका डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन जब निजीकरण में क्या होता है, सरकार अपनी ज़्यादातर हिस्सेदारी कंपनी को बेच देती है, तो मालिकाना हक होता है, जो स्वामित्व होता है
वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम निजीकरण कहते हैं, यानी कि उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो ये अंतर होता है विनिवेश और निजीकरण में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान, जिसे हम सीमैप के नाम से जानते हैं, तो ये किस स्थान पर स्थित है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये विकल्प ए आपका जो हो जाता है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसकी जो स्थिति है या लोकेशन है वो यहाँ लखनऊ में है। अब अगर बात करें सीमैप के बारे में, तो ये क्या है, तो आपने एक नाम सुना होगा CSIR। ये क्या है, इसके बारे में जो हमने पार्ट फर्स्ट इस जो पेपर कंप्लीट किया है इसी वाले का, तो उसमें हमने इसको CSR के बारे में डिटेल में बताया है, तो उसमें जाकर के आप कंप्लीट कर सकते हो और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो जो CSR जो बॉडी है उसका एक ये क्या है, एक एडवांस टाइप का क्या है, एक पादप अनुसंधान है, यानी कि जो प्लांट जो है आपका जो है इंस्टीट्यूट है, प्लांट जो पर जो क्या करता है आपका रिसर्च करता है, ठीक है। और इसके जो चार और यहाँ पर क्या है, शोध केंद्र हैं, यानी कि जहाँ पर रिसर्च होती है, देश में ही स्थित है, अलग अलग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। वो कौन कौन से हैं, एक तो बेंगलुरु हो जाता है, वहाँ पर स्थित है, एक हैदराबाद में स्थित है, एक यहाँ पर स्थित है आपका पुरारा में, यानी कि जिसे हम बागेश्वर कहते हैं। तो इस तरीके से चार और यहाँ पर भारत देश में इसके जो पार्ट हैं या फिर केंद्र हैं स्थित हैं, शोध केंद्र। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। तो इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। तो ये देखो इसमें क्या है, 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, तो ये विकल्प आपका कथन आपका सही हो जाता है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो ये कथन जो है वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि 100+ जो आपके हैं वोल्केनोज जो हैं यहाँ पर एक्टिव हैं। हमने यहाँ पर बताया बोला कि इसमें क्या है 15,000 से अधिक क्या है द्वीप शामिल है। तो ये देखो ये क्या है, इंडोनेशिया की स्थिति है, और ये छोटे छोटे देखो ये द्वीपों से बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से, तो ये देख पा रहे होगे, तो इसलिए पहला कथन सही हो जाता है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो जकार्ता इसकी कैपिटल हो जाती है। और इसकी करेंसी यानी कि अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जो इंडोनेशियन रुपया है, ठीक है, तो वो इसका क्या हो जाता है, करेंसी हो जाता है। इंडोनेशिया के एक जावा द्वीप है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी है, ठीक है, उसका नाम है माउंट सोमेरू। तो ये इंडोनेशिया में ही स्थित है। अगर क्वेश्चन बने तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था क्या, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। इसके जो चौथा संस्करण था उसमें निम्नलिखित में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आने वाले एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे, एक तो कब हुआ, किसने जारी किया, कौन सा सूचकांक था, कौन सा संस्करण था, अब उसकी कैटेगरी क्या थी, छोटे राज्य, बड़े राज्य, ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य, इस तरीके से कैटेगरी। तो अगर इसकी बात करें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका विकल्प सी, मिजोरम आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हमने जो कीवर्ड आपको डिनोट किए इन्हें आपको ध्यान रखना है आगे की परीक्षा की तैयारी के लिए। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, जो राज्य होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यानी कि जो यूनियन टेरिटरी, उनके जो प्रदर्शन होता है उन स्वास्थ्य सूचकांक का, उनके जो हेल्थ को लेकर के उन्होंने कितना काम किया है, तो उसको यहाँ पर डिनोट करने के लिए एक हर साल जो एक बार क्या होता है इसको लॉन्च किया जाता है और एक एनुअल टूल्स की तरह काम करता है उसको शो करने में, ठीक है। इसे 2017 में संकलित और प्रकाशित किया गया था सबसे पहली बार, और नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की जो टेक्निकल जो हेल्प होती है उसकी सहायता से कौन तैयार करता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है इसके साथ विमर्श करके इसे विकसित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इसका उपयोग किया जाता है किस लिए, नीति निर्माण और संसाधन के बंटवारे पर। ऐसा इन्हें पता चलता है कि देखो इस जगह पर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर इस चीज़ की अधिकता हो गई है, यहाँ पर नहीं हो पाई है, तो हम यहाँ पर क्या समानता ला सकें, बैलेंस कर सकें। तो इस तरीके से नीति निर्माण करने के लिए और कहाँ पर कितना हमें फंड दें,
कहाँ से फंड क्या करें, ना दें, कम करें, तो इन सब चीज़ों को निर्धारित करने में ये क्या करता है, सूचकांक मदद करता है राज्यों की। और यह रिपोर्ट क्या करता है, प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद दोनों का उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्योंकि जब एक राज्य होगा वो क्या करेगा, देखेगा यार ये राज्य तो आगे जा रहा है, हम पीछे रहे जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये प्रतिस्पर्धा हो गई। अब संघवाद की बात करें तो संघवाद मतलब यानी कि देश के जो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबको साथ में लेकर के चलने की यहाँ पर बात होती है। तो ये एक सहकार की भावना आती है संघ के साथ में, तो ये सहकारी संघवाद हो गया। इसलिए यहाँ पर दोनों उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हो। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था टर्मरिक को लेकर के, यानी कि जो हल्दी है, इसमें क्या है, अंडरग्राउंड जो रू स्टेम होता है यानी कि जो भूमिगत तना होता है उसका उदाहरण है। अब इसे क्या कहते हैं हमें ये बताना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, 4 में जो आपका विकल्प डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, राइजोम। ठीक है, इसे हम राइजोम कहते हैं। अगर हम राइजोम अगर आपके एग्जाम में न लिख करके आए तब क्या करोगे, राइजोम देखो इंग्लिश में लिख दिया गया और राइजोम यहाँ भी लिख दिया। अगर कभी प्रकंद लिख करके भी आए तब भी आपको ये प्रकंद वाला टिक करना है या फिर मार्क करना है। देखो ये हल्दी होती है, इसे हम टर्मरिक कहते हैं, और ये क्या होता है इसका, ये प्लांट होता है। अब ये छोटे छोटे क्या होते हैं यहाँ पर, ये रूट्स, बड, नोट्स निकलते हैं, और ये क्या होता है, राइजोम या फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं, इसका पार्ट होता है। ये हल्दी का ये प्लांट होता है, ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से जाता है और इसके रूट्स कुछ इस तरीके से होती है। अगर इसको बाहर निकाल करके आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ आपको प्रदर्शित होगी, ये ऊपर वाला प्लांट हो जाएगा, ये इसकी रूट्स हो जाएंगी, यानी कि जो आपका क्या हो जाएगा, जड़ वाला तना पार्ट हो जाएगा। अब हल्दी को लेकर के कुछ जीआई टैग प्रदान किए गए भारत सरकार के द्वारा। तो जो सांगली की भारत में क्या, सांगली की जो हल्दी है ये महाराष्ट्र की है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। कंदमाल हल्दी जो है इसे, ये उड़ीसा की है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया। इरोड हल्दी है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। ये कहाँ की है, ये इसका संबंध तमिलनाडु से है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि कोलेस्ट्रॉल जो है निम्नलिखित में से क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर अगर बात करें तो यह एक स्टेरॉइड है, जिस अगर आपका जो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से, तो विकल्प ए आपका क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। विटामिन नहीं है, उत्प्रेरक नहीं है, कीटनाशक नहीं है, जबकि ये काम करते हैं, मदद करते हैं उत्प्रेरक को, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली हैं क्या, ये स्टेरॉइड हैं। अब बात करते हैं कि स्टेरॉइड के काम क्या हैं, ये कैसा दिखता है। तो ये क्या होता है कि मोम जैसा एक चिकना सा पदार्थ होता है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक मोम जैसा चिकना पदार्थ है ये वाला पार्ट, ये यहाँ देखो ये चिपका हुआ है। और ये क्या करता है, लीवर द्वारा पैदा होता है या फिर संश्लेषित किया जाता है वहाँ पर, और कुछ हार्मोन्स और विटामिन डी जो होते हैं, विटामिन डी उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो हमारी जो कोशिका की झिल्ली होती है यानी कि जो सेल होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल न लिख करके यहाँ पर लिपोप्रोटीन लिख करके आया तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो होता है HDL, दूसरा होता है LDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा होता है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर कि ये किस लिए काम में लाता है, तो जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लीवर द्वारा पैदा किए, हमने पहले बता दिया। ठीक है, अब ये कोशिका झिल्ली जो होती है उसके जो पारगम्यता और लचीलेपन को बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है, और लीवर में संश्लेषित होता है और ये भोजन में भी उपलब्ध होता है, ये जान चुके हैं आप। ये देखो क्या है, ये नसों के मध्य ये क्या होता है, ये रहता है, और क्या होता है, जो प्लाज्मा ब्लड होता है उसके साथ ये बहता है, ये इसमें प्रवाह करता है। लेकिन जब इसकी जो क्या बोलते हैं, ज़्यादा हो जाती है मात्रा, जब मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तब ये क्या करेगा, ये आसपास ये बढ़ता जाएगा, इधर इधर बढ़ता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो जब ये बाधित होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका खून की नलियाँ जमने लगेंगी, ब्लड जो वेन्स होंगी, नसें होंगी, इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम जो होती है, ये जो है, या फिर कह सकते हैं इनका खतरा जो है वो बढ़ने लगता है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या क्या है, किस तरीके से है। यहाँ पर कुछ होता है संतृप्त वसाएं एवं असंतृप्त वसाएं, जो यहाँ पर जो हमने बात की लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी वाली हमने बात की, वो इसके लिए।
उनको हम आगे कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानी एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के मध्य में के संदर्भ में, माफ करना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। तो देखो यहाँ पर हमसे बात कही जा रही है कि नेशनल आपके जो पार्क हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी कि आपके नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य यानी कि आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इंडिया में है उनके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। तो ये कथन जो आपका हो जाएगा ये सही है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर बात करें यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, तो दूसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस तरीके से विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, यानी कि 1 and 2 बोथ क्या होंगे, राइट होंगे, करेक्ट होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की। तो ये भारत में का तो मध्य प्रदेश यानी कि मिडिल में देखो स्थित है, ये उसका पूरा ये क्या हो जाता है, इसका भाग हो जाता है, ये इसकी बाउंड्रीज हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ इनके नेशनल पार्क्स और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये स्थित हैं जिन्हें आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर जो नेशनल पार्क दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर यहाँ बात करें एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में, तो कुल 12 नेशनल पार्क हैं अभी तक, मतलब जो हैं वो स्थित हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी यहीं पर है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, ये एमपी में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगले दिया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर सब यहाँ पर हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एक और है जिसे आपको ध्यान रखना है कि कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसका जिला कहाँ पर है, ये श्योपुर जिला है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी एक अफ्रीकी देश है, वहाँ से कुछ चीते मंगाए गए हैं जो जिनको यहाँ पर रखा गया है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। वो अफ्रीकी देश कौन सा है जहाँ से ये मंगाए गए हैं, एक समझौता किया गया है, यहाँ पर लगभग 100 से अधिक चीते यहाँ पर मंगवाए जाएंगे, तो उसका नाम आपको बताना है कमेंट कर। चलिए देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि जिन्हें हम वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। तो ये क्या है, कुल 96 हैं, कहाँ पर, अंडमान निकोबार। तो ये 96 वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं वो कहाँ है, अंडमान में है। और जो 9 नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पर हैं, वो भी कहाँ हैं, अंडमान निकोबार में है। ये अंडमान निकोबार का जो टूरिज़्म है उसकी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिली है। अब अगर बात करें महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मरीन वाला जो नेशनल पार्क है महात्मा गांधी के नाम से, ये यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार में। ये अंडमान निकोबार की स्थिति है और यहाँ पर क्या है, कुछ नेशनल पार्क और कुछ यहाँ पर सेंचुरीज दी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और एक है यहाँ पर माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसकी लोकेशन भी यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ये यहाँ पर माउंट हैरियट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि खान मंत्रालय यानी कि जो माइनिंग से संबंधित होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो उसकी रिपोर्ट जो थी 2020-21, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। तो बॉक्साइट के जो 2 प्रमुख उत्पादक हैं वो हो जाते हैं आपके, एक तो हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा और दूसरा हो जाता है आपका उड़ीसा। तो 1
और 4 विकल्प सही होने चाहिए। तो 1 और 4 आपके सी में दिए गए हैं, तो ये सही होगा। अगर बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा का एक जिला है कालाहांडी जिला। कभी कभी पूछ लेता है कि कालाहांडी जिला किससे संबंधित है, सामने मैच कराने के लिए कहता है, तो याद रखना है बॉक्साइट से संबंधित है। और कोरापुट जिला, तो ये यहाँ पर क्या होता है, बॉक्साइट पाया जाता है और वहाँ पर बॉक्साइट का खनन किया जाता है। देख लेते हैं बॉक्साइट को, तो बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है जिसे हम ओर कहते हैं, और यह कुछ मात्रा में इसमें गैलियम भी मिलता है। बॉक्साइट की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश है और चीन दूसरे नंबर पर आता है। बॉक्साइट का है, यह एक अवसादी चट्टान है। ये बॉक्साइट देख पा रहे हो, इस तरीके से निकाला जाता है और फिर बाद में उसमें क्या करते हैं, संशोधित करके उसमें निकालते हैं आपका बॉक्साइट, और बॉक्साइट से फिर एल्युमिनियम बनाते हैं। गैलियम की अगर बात करें तो गैलियम कुछ इस तरीके से दिखता है, और गैलियम का जो यूज होता है वो किस लिए होता है कि जब मिश्र धातु बनाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। क्यों, कब प्रयोग किया जाता है कि उसको मिला देने से क्या होता है, कम गलनांक की जो धातु है उसको बना सकते हैं हम। सेमीकंडक्टर जो होता है उसका सब स्टेट्स में डोपिंग के रूप में यानी मिलावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक और कंडक्टर का काम करते हैं, जो चिप वगैरह बनती हैं उनमें इनका यूज होता है। तो उनमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं, जब उनमें हम एनर्जी देते हैं तब वो क्या होते हैं, चालक का काम कर, जब तक एनर्जी नहीं मिल रही तब वो क्या करते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो यही होता है चालक और अर्धचालक में, ठीक है। उसमें मिलावट का काम करते हैं गैलियम के द्वारा, और गलनांक को कम करने के लिए भी यहाँ पर गैलियम का प्रयोग किया जाता है, और बॉक्साइट का एल्युमिनियम। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्राप्त की है। देखिए, ऊर्जा क्षेत्र का है, एक क्या है, योजना है, उसमें ब्याज भुगतान भार कम करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी में एक उदय योजना थी, यानी कि उदय स्कीम थी, उसमें यह काम किया गया था। ये ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई, और ब्याज भुगतान जो बर्डन है या भार है उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो एरिया है सेक्टर है उसमें। अब देख लेते हैं इसके बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन है। उदय योजना की अगर बात करें तो ये 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट होती है। उदय का पूरा नाम क्या है, उदय का पूरा नाम है उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है। तो ये उदय हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों लाई गई, इसका लक्ष्य क्या था, पर्पस क्या था, तो ये था कि राज्यों जो और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको घाटे में जो चल रही विद्युत वितरण की जो कंपनियां हैं, जो घरों में बिजली पहुंचाती हैं या किसी फैक्ट्री में बिजली पहुंचाती हैं कंपनियां, तो वितरण कंपनियां कहलाती हैं। तो उनको घाटे से बचाने या उबारने के लिए एक वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना को लाया गया। अब इस ऑप्शन में देखो, क्वेश्चन जो पूछा गया था, इस ऑप्शन में और भी योजना है, उजाला योजना, ऊर्जा गंगा योजना, सौभाग्य योजना, तो इन सबको हम जानते हैं क्या क्या है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जाती रहेंगी। उजाला योजना की बात करें तो इसका नाम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, इसलिए इसका उजाला नाम दिया गया। इसकी शुरुआत की जाती है 1 मई 2015 को। इसके स्थान पर शुरू की जाती है तो ये बचत लैंप योजना थी, उसके स्थान पर इसे शुरू किया गया था। और इस तरीके से क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो वो आरओ ही पूछता है खुद करके, खासकर यूपी आरओ यार। अब इसमें क्या करना था कि कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाएंगे जो जिनकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा कि बिजली वो कम खाएंगी, इससे बिजली की बचत होगी। तो ये क्या हो जाती है आपका उजाला योजना। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये गैस पाइपलाइन परियोजना है, ठीक है, ऊर्जा गंगा करके परियोजना, आपने नाम सुना होगा। और यहाँ पर देखो एक ऊर्जा गंगा परियोजना दिया गया है विकल्प बी में, तो इसी की बात कर रहे हैं। ये गैस पाइपलाइन परियोजना है जो स्टार्ट होती है 24 अक्टूबर 2016 को, और इसका उद्घाटन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब। और कहाँ से करते हैं तो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ से शुरू करते हैं, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश से ले करके ये और उड़ीसा तक
ये पाइपलाइन रहेगी और इसकी जो लेंथ लगभग है वो 2540 किलोमीटर लंबी। इसका लक्ष्य ये रहेगा कि देश के पूर्वी भाग के जो निवासी हैं, देशवासी लोग हैं, उनको पीएनजी और सीएनजी उपलब्ध कराना। पीएनजी का मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, यानी कि जो पाइप के द्वारा पहुंचाई जाती है घरों में, ठीक है। और सीएनजी मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो किस छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस्ड करके भरी जाती है, यानी कि वो ज़्यादा मात्रा में भरी जा सके, कंप्रेस यानी कि दबा करके। तो ये हो जाती है सीएनजी और पीएनजी में ये डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि निम्न सारणी में लुप्त संख्या क्या है x, तो इसके स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो ये जो दिया गया यहाँ पर क्या आएगा, इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 3 को हमने क्या, 3 को अगर हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर दें, ठीक है, और फिर इसमें क्या कर दें 2 जोड़ दें, इतना हो गया। और फिर जो आए इसमें देखो 10 जोड़ दें, देखो 3 दूनी 6 और 6 2 क्या हो जाता है 8, 8 हो गया। इसी तरीके से 8 में 10 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 18 हो गया ये वाला। अब इसी तरीके से ये वाला देख लेते हैं, क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसको 2 से गुणा कर दिया और फिर इसमें 2 ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 2 14, 14 हो गया। तो ये देखो यहाँ पे 14 हो गया, ठीक। अब 14 में हमने क्या कर लेना है कि हम इसमें 10 जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ 10 जोड़ा, तो 14 और 10 जब जोड़ेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा, यानी कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे कि 4 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 को 2 से गुणा कर दिया, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया, ठीक है, कितना है 4 दूनी 8, तो 10 आ गया। अब इसमें फिर हम 10 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 10 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा x की जगह पर। तो विकल्प बी जो होगा आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो पॉलीथीन तो जो है हमारी जो पूरी संपूर्ण पृथ्वी है या इन्वायरमेंट है, तो वो सबके लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये क्या होता है बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, यानी कि ये सड़ती गलती नहीं है, और क्या होता है इसलिए ये नुकसान पहुंचाती है हर तरीके से वो इन्वायरमेंट को। और इसको बनाने में जो गैस की बात करें कौन सी यूज़ होती है, तो जो एथिलीन गैस है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुसार अब केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित है, किसमें निहित है। तो केंद्र की जो कार्यपालिका जो काम करने की शक्ति है किसे, संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग, इसको ध्यान रखें, तो वो प्रेसिडेंट में निहित है। जो आपका यहाँ पर राष्ट्रपति दिया हुआ है तो ये गलत है, तो इसलिए यहाँ पर जो कथन आपका होगा विकल्प ए आपका केवल ए सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये किसमें है। तो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं, तो अनुच्छेद 53 के जो अनुसार जो दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ किसमें, राष्ट्रपति में निहित होंगी, और वह प्रत्यक्ष अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार उनका प्रयोग कर सकेगा। तो अपने अधीनस्थ मतलब समझ सकते हो कि उनके जो अंदर काम कर रहे होंगे और भी जो कार्यवाहक होंगे उनके द्वारा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से वह अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, कार्यपालिका का क्या होता है, मुख्य होता है। और उस मतलब क्या कह सकते हैं जो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं। लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता में जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, कार्यवाहक होता है। ये बात है आपका कार्यपालिका से वास्तविकता के समय। अगर इसमें और डिटेल में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसमें निहित हैं, तो याद रखना है कि अनुच्छेद 53 का जो भाग 1 है उसमें ये जो शक्तियां हैं निहित हैं या फिर शामिल हैं, 53 का भाग 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, लिस्ट जो है उसे मैच करना है, लिस्ट ए, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड को, और इसमें कौन सा है जो है सही उत्तर है उसे हमें चुनना है। यहाँ पर दिया गया है कि न्यूनतम आयु, अर्हता और ऑफिस या पद।
तो यहाँ पर जो दिया गया है 21 वर्ष, तो 21 वर्ष किसके लिए होता है? ये होता है पंचायत सदस्य के लिए। 25 वर्ष की अगर बात करें तो राज्य में जो विधानसभा के चुनाव हो, यानी कि जिसमें विधायक बनते हैं, उनकी मिनिमम आयु जो है वो क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और फिर 30 वर्ष की अगर बात करें तो राज्य विधानसभा परिषद जो होती है उसमें क्या है, 30 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। अब 35 वर्ष की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी जो न्यूनतम आयु जो है वो क्या 35 वर्ष होनी। तो इस हिसाब से जो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। 2 3 4 ए, ठीक है, हो जाएगा 2 3 4 और फिर ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में जो हमसे पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया, इसमें बताया कि प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस जो द्वीप समूह है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? गैलापागोस जो द्वीप है उसके बारे में जो कथन दिए गए हैं कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, ठीक है, हाँ, तो ये कथन सही है, विकल्प ये वाला कथन सही है। दूसरे की अगर बात करें, ये दक्षिण अमेरिका का जो देश है, राष्ट्र है पेरू, उसका हिस्सा है, तो ये कथन गलत हो जाता है। तो इसलिए जो कूट दिए गए हैं, आपके कोड दिए गए हैं, उसमें विकल्प ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अब देख लेते हैं किसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, और यह दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र जो पेरू है उसका हिस्सा ना हो करके यह इक्वाडोर का हिस्सा। अगर देख लेते हैं ये क्या हो जाता है हमारा, यूएसए हो जाता है, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये हो जाता है हमारा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में इसकी लोकेशन देखो, ये यहाँ पर स्थित है, कौन है, गैलापागोस द्वीप, और ये हो जाता है इक्वेडर का पार्ट। अगर डिटेल में देखना चाहें हम तो ये हो जाता है, देखो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कोलंबिया हो जाता है, पेरू, तो ये पीछे पड़ जाते हैं, जबकि इक्वाडोर क्या हो जाता है, ये इधर वाले पार्ट में पड़ता है, पश्चिमी भाग में, और ये पूरा जो भाग है ये गैलापागोस द्वीप समूह है पूरा, ठीक है, जो आइसलैंड से उनका एक ग्रुप है। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि 1978 में इस द्वीप को यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल बनाया गया, या फिर इसे रिकॉग्नाइज किया गया। इक्वाडोर द्वारा इसे जानते हो क्या हुआ कि 1935 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, और फिर इक्वाडोर जो देश है, कंट्री है, 1959 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, क्योंकि ये देखो इक्वाडोर है और ये इसके इधर है, सामने है, तो ये इसी के अंतर्गत आता है, ना कि पेरू और कोलंबिया के। और ये कहाँ पर है, ये दक्षिण जो अमेरिका है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि भारत सरकार का कृषि सहयोग एवं कृषि कल्याण विभाग है, उसकी वार्षिक रिपोर्ट थी 2020-21, उसके अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर है? तो ये जब रिपोर्ट आई थी उस समय की अगर बात करें, हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया, तो वो एक था अंगूर उस समय 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, और एक था पपीता। तो इन दोनों का जो प्रोडक्शन था सबसे ज़्यादा था, तो इस हिसाब से विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 4, ठीक है, करेक्ट होंगे आपके ऑप्शन। अब यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया था हमसे कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? इसमें कहा गया कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। तो ठीक है, हाँ, ये शिव हैं और इनके 4 हाथ हैं, एक ये हो जाता है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, तो 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये पहला कथन आपका सही हो जाए। फिर यहाँ पे लिखा है कि अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हुए हैं, और बाएं माले में क्या है, एक महिला का। तो यहाँ पर देखो, इधर देखो ये गोल वाला पहने हैं, ये क्या हो, ये महिलाओं को प्रदर्शित करता है, और ये दूसरे जो कान में है, ठीक, ये कैसा है, ये देखो लंबाई में है यहाँ से इस तरीके से, तो ये पुरुष वाले कुंडल का ये यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला कथन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब अगर बात करें ये कहाँ किससे संबंधित है, तो चोल मूर्ति कला की एक महत्वपूर्ण रचना है, यानी कि ये चोल राजवंश से संबंधित है।
इसे अक्सर अगर अर्धनारीश्वर की बात करें तो अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अभी बात कर ली गई कि इधर वाला पार्ट क्या है, इधर वाला क्या कहते हैं महिला का है, और इधर वाले पार्ट में पुरुष का जो है या इन्होंने अलंकृत किया गया है, तो ये अर्धनारीश्वर इधर समझा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट कभी पूछे तो इसे ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि इतना गुणे इतना बराबर इतना, और फिर ये अगला दिया गया है 83 गुणे 74 बराबर 73 48, और 55 गुणे 48 बराबर इतना, तो इतना हमसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को करने का जो आपका सही तरीका हो सकता है जो वो ये है कि देख लेते हैं, अगर देखो हम ये करेंगे तो यहाँ पे 4 4 रिपीट हो रहा है, तो हमें हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो। यहाँ पे 5 5 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो। इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको सबसे पहले काउंट कर, देखो इसको हम पहले लिख लेते हैं ए, तो लिख लेते हैं बी, तो लिखते हैं सी, फिर लिख लेते हैं डी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है 7, यानी कि सबसे पहले इन्होंने लिखा सी, फिर यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है कि 3, 3 कहाँ पर है, ये बी की जगह पर है, तो सी हो गया, बी हो गया, फिर लिखा है 4, देखिए तो 4 कहाँ है, डी की जगह पर है, तो हमने डी लिख लिया। फिर 8, 8 कहाँ पर है, ए की जगह पर, हमने 8 लिख लिया, यानी कि सी बी डी ए, ये वाला पैटर्न बनना है। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले लिखा सी, तो सी क्या हो जाता है 7, फिर लिखा हमने बी, तो बी की जगह पर हो जाएगा 4, फिर लिखा होगा डी, तो डी की जगह पर हो जाएगा 5, फिर लिखा ए की जगह पर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 4, यानी कि 74 और 54। देखो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कि इसको भी हम इस तरीके से लिख लेंगे। इसको लिखने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको भी हम ए बी और इस वाले को सी और डी में डिनोट कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सी, तो सी में क्या दिया गया है 4, अब दिया गया है बी, बी में क्या दिया गया है 4, हमने 4 लिख लिया, फिर लिखा है डी, तो डी वाला पोर्शन 5 वाला हो जाएगा, 5 हमने लिख लिया, फिर लिखा हुआ है ए का मतलब हो जाता है यहाँ पर 1, यानी कि 44 51, 44 51 हमें कहाँ मिल रहा है, विकल्प सी आपका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के ये कुछ तरीके हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो है कि जिस प्रकार भाग यानी कि पार्ट संपूर्ण यानी कि होल से संबंधित है, उसी प्रकार जो चाप यानी कि आर्क है, मैथ की बात की जा रही है, तो वो किससे संबंधित, ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग का है क्वेश्चन है। तो देखो होल का मतलब होता है संपूर्ण, होल मतलब यहाँ पर दिया गया है 5, इसके भाग दिए गए हैं 3 और 2, 5 को जोड़ेंगे तो क्या 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 बन जाएगा, यानी कि इसके पार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो होल है वो पार्ट से संबंधित है। इसी तरीके से जो आर्क दिया गया है, चाप, देखो यहाँ पर माइनर आर्क यानी कि छोटा चाप, एक मेजर आर्क यानी कि बड़ा चाप जो दिया गया है, तो इन सबको जब मिला देंगे तो कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, ये परिधि ही तो बनेगी, है ना। तो ये क्या हो जाता है, इसका संबंध परिधि से हो जाए, तो यानी कि सरकमफेरेंस, ये हो जाता है आपका विकल्प सी, तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो विकल्प ए आपका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह लखनऊ में स्थित है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान की बात कही जा रही है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान है। इसकी अगर स्थापना की अगर बात करें तो कब हुई थी, अगर कभी आपसे पूछे तो 1989 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या और भी क्या स्थित जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ये स्थित है भारतीय गन्ना, ठीक है, और अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ लखनऊ में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है 1952 यानी कि 1952 में, और ये जो आपका कृषि अनुसंधान परिषद है जो लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना कब होती है, 1989 में, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, वो ये है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में 4 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो प्रेजेंट टाइम में है वो कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। वो कौन से हैं, एक तो है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये कानपुर में है, इसकी स्थापना होती है 1975 में। एक और है कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। एक और यहाँ पर दिया गया है कि इलाहाबाद एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये नैनी इलाहाबाद में है,
तो ये कहाँ पर है, 1999 में इसको स्थापित किया जाता है। और एक और है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ, मोदीपुर मेरठ में है। तो इसकी जो स्थापना है वो 2000 सन 2000 में की जाती है। अगला जो प्रश्न हमसे पूछा गया था कि यूरोप में एक नदी है राइन नदी, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो प्रश्न है कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अगला है कि रॉटरडम का बंदरगाह इस नदी की मुहाने पर स्थित है। तो हमने यहाँ ये देखा कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो देखो ये क्या हो जाता है, ये जर्मनी है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, देखो ये राइन नदी है। तो ये देखो क्या है, ये क्या हो जाता है, इसका ये वाला पार्ट हो जाता है, देखो उत्तर में स्थित हो। यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और पहला वाला कथन सही है। यहाँ पर लिखा है कि रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये देखो रॉटरडम बंदरगाह दिया गया है और ये राइन नदी देखो प्रवाहित होते हुए इस तरीके से आती है, ये वाला। तो इसके क्या, ये मुहाने पर देखो स्थित है कि नहीं स्थित है। तो जो दूसरा कथन हो जाता है तो ये भी सही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर सही होंगे। अगला यहाँ पर दिया गया है कि जर्मनी का देख लेते हैं कि रूह, यानी कि कभी कभी इसको हम रूर के नाम से लिखा जाता है। तो रूर प्रदेश जो है वो फेमस है। अगर कभी कभी पूछा जाए कि जर्मनी का रूर प्रदेश कहाँ है, तो ये जर्मनी में है। देखो ये पूरा जर्मनी हो जाता है और ये इसका क्या है, रूर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ लगी हैं, इसे विशाल औद्योगिक नगर भी कहते हैं। इस क्षेत्र की जो दक्षिणी सीमा पर कौन है, रूर नदी है। पश्चिम में क्या हो जाता है इसके, देखो ये राइन नदी हो जाती है और उत्तर में इसके लिम्पे नदी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा रूर कहाँ है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं और एक बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र भी यहाँ पर है जो खनन करके निकाला जाता है। तो ये फेमस है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और रॉटरडम बंदरगाह ये जर्मनी वाला भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में कथन क्या है, सही बताना है। इसमें पूछा गया कि इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर के राजस्थान में किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये कथन जो होता है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था प्रगति मैदान में। तो ये गलत है राजस्थान की जगह पर। और यहाँ इसका आयोजन का मुख्य विषय क्या था कि आत्मनिर्भर भारत इसका विषय था। तो ये कथन दूसरा सही हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। तो ये तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इन्फॉर्मेशन होगी। अब ये देखते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेंगे कि अभी जो 41वां अंतर्राष्ट्रीय आपका इंडिया इंटरनेशनल जो व्यापार मेला हुआ है, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF ट्रेड फेयर हुआ है। तो ये 14 से लेकर के 27 नवंबर के बीच में 2022 में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ। अब उस समय इसकी थीम क्या रखी गई, तो थीम ये रखी गई कि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया। तो भारत में क्या हुआ कि प्रथम जलवायु परिवर्तन पर क्या हुआ, राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की। अब इसके लागू करने का जो ईयर है वो पूछा गया, तो 2008 लागू किया गया। देखो क्वेश्चन कब पूछा जाता है, 2000 लगभग 22 में पूछा गया। ठीक है, लास्ट 2022 में। योजना कब की है, 2008 की है। तो आरओ इस तरीके से क्वेश्चन पूछते। ये मेंस का पेपर है जो आप पढ़ रहे हैं। अब इसके अंतर्गत क्या शामिल था उसे देख लेते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि NAPCC, जिसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का लागू करने का समय था जून 2008 में। ये इसका काम क्या था कि यह उन संसाधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसके साथ में क्या था कि जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप से सामने रखना या प्रस्तुत करना। ये जो था यानी कि NAPCC था,
इस ये राष्ट्रीय कार्य योजना थी। इसको क्या होता है, कोर के रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन इसमें शामिल किए गए। कौन कौन से थे? एक तो नॉलेज था, ठीक है, दूसरा सौर मिशन था, ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी इफिशियंसी था, ठीक है, अगला यहाँ पर जल मिशन था, एक हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र था, यानी कि जो हिमालय वाला पूरा भाग उधर पड़ता है तो उसके पारिस्थितिकी को लेकर के भी ये वाले पार्ट में और यहाँ पर ध्यान दिया गया, ठीक है। अगले यहाँ पर निवास, जो यहाँ पर नेबर्स हैं उनको, और हरित भारत ग्रीन इंडिया को लेकर के और एग्रीकल्चर को लेकर के। तो ये कुल 8 कोर सेक्टर थे, कोर रूप थे जो जिन्हें फोकस किया गया था, ठीक है, इसमें शामिल किया गया था, यानी कि ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक दिया हुआ है कि बटेश्वर, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में? आगरा में होता है, ठीक है। अगला दिया है संकिसा, ये फर्रुखाबाद में होता है, सही है, ये दोनों सही हैं। डी दिया है बिठूर, कानपुर में स्थित है। बिठूर में जो वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि ऋषि जो वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण की रचना की, तो उनका ये यहाँ पर आश्रम माना जाता है, तो ये भी स्थित है। एक यहाँ पर दिया गया है देवा शरीफ, तो देवा शरीफ जौनपुर में लिखा हुआ, तो ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये देवा शरीफ जौनपुर में ना होकर के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से जो कुछ दूर पर, यहाँ पर लखनऊ से थोड़ी दूर पर ये स्थित है। यहाँ पर क्या है कि हाजिर वारिस अली शाह की दरगाह है, तो ये उनसे संबंधित है। तो ये आपका जो मेंस का पेपर है जो लेटेस्ट हुआ है यूपी ARO के द्वारा, उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, ये दूसरा पार्ट है। और बाकी के आगे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे पेपर आपको कंप्लीट करा देंगे और इसकी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट जा करके आप अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिल जाएगी आप, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहे हैं कि हम आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं दिखा रहे हैं, क्वेश्चन तो आप कहीं से भी देख लोगे कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, उनके की पॉइंट्स क्या हैं, और उसके बाद में हमको कैसे टैकल करेंगे।